जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, नेवर से डाई सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने। मेजर डीपी सिंह मेरा नाम। दोस्तों, नेवर से डाई वो सीरीज है जिसमें हम आपको फौजियों की उस लाइफ से रूबरू कराते हैं, द लाइफ विच दे लिव आफ्टर हैंगिंग द यूनिफॉर्म और आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द फौज। फौज की ट्रेनिंग की सिखलाई में जो उन्होंने वो एटीट्यूड डेवलप किया होता है नेवर से डाई का, उसको यूज करते हुए सिविल की जिंदगी में जब वो जी रहे होते हैं तो कैसे उन समस्याओं को ना सिर्फ वो फेस करते हैं जो हमारी सबकी जिंदगी में टाइम एंड अगेन आती हैं, बल्कि विनर के तौर पे हर बार निकल के भी आते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत आज फिर से हमारे बीच में हाजिर हैं, जिनका नाम है वीरेन मित्तर। वीरेन, आपका शो पे स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद सर। वीरेन, फौज क्यों ज्वाइन करने की इच्छा रखी और आगे क्या हुआ? सर, मैं एक फौजी फैमिली से बिलोंग करता हूं और भारत माता के लिए सर्व करते हुए इसके एक डाइवर्सिटी को जीने का एक हमेशा सा एक जुनून था अंदर। इट वाज ईयर 1999 व्हेन आई जॉइंड आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में। मैं अपने फाइनल टर्म में था और पासिंग आउट के 8 दिन पहले एक नाइट एक्सरसाइज में मुझे एक चोट लग गई, जिससे मेरी राइट आंख, दाई आंख मेरी इफेक्ट कर गई थी। उस टाइम पे लगा कि एक कुछ टेम्पररी सा एक एक्सीडेंट है, बट जब फौज के डॉक्टरों ने देखा इसको और बारीकी से देखा, मेरी आईसाइट बिल्कुल रिस्टोर्ड हो गई थी थोड़ा इलाज करने के बाद। लेकिन फौज ने ये डिसाइड किया कि आई विल नॉट बी टेकिंग द कमीशन इन द आर्मी बिकॉज ऑफ दिस इंजरी। तो ये जो एक झटका था फौज छूटने का और ऊपर से जिंदगी का जाने का, ये आपने कैसे हैंडल किया? आपकी मानसिक जो कंडीशन थी वो क्या थी? क्या चल रहा था दिमाग में? जो कुछ होता है जिंदगी में अच्छे के लिए होता है। उस टाइम पे ये बचपन में हम पढ़ते हुए आए थे, लेकिन अब ये जीने का टाइम था। कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरी फर्स्ट इंजरी थी जो फौज में हुई थी, उसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई 6 से 9 महीने के बाद, जिसके कारण मेरी दोनों आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने ये कहा था कि ऑप्टिक नर्व आपका खत्म हो रहा है, ये बंद हो रही है। ऑप्टिक नर्व की जो उसमें रोशनी होती है वो खत्म होती जा रही है और ये ब्रेन की तरफ बढ़ती जा रही है, आंख से लेकर ब्रेन में जुड़ी होती है। और अगर ये इसका हम नहीं पकड़ पाएंगे कारण क्या है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता नर्व जो है ये ब्रेन को भी इफेक्ट करेगी एंड इट मे सो हैपन दैट ब्रेन विल आल्सो गो डेड। वंस अ सोल्जर ऑलवेज रिमेन अ सोल्जर। सो एक फौजी ट्रेनिंग कारण एक जज्बा जरूर था कि जितना जीना है अच्छा जीना है, चाहे 6 महीने जीऊं चाहे 1 दिन जीऊं। 6 महीने के बाद जब आंख की रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई, आई वाज डिक्लेयर्ड ब्लाइंड with 6/64 in one eye and 6/36 in second eye। मैं कुछ करने लायक नहीं रहा। तब तक मैं एक कमरे के अंदर, 4 दीवारी के अंदर कन्फाइंड हो चुका था। वो एक स्थिति ऐसी थी जहां पे there are 5 stages of grief। मैंने हर पहलू जिया आहिस्ता आहिस्ता। पहला स्थिति आती है डिनाइल, भगवान ही मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद एक स्थिति आती है कि आप ग्रीफ में होते हो। जब ये एंगर का स्टेज खत्म हुआ तो वो एक बार्गेनिंग का एक स्टेज आता है, जिसमें मैंने भगवान से बार्गेनिंग शुरू कर दी। भगवान ये दे दे तो मैं ये करूंगा, भगवान आंख दे दे तो नॉनवेज छोड़ दूंगा। उसके बाद जो स्टेज आती है जो कि चौथी स्टेज है, जो इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपको हर चीज से, हर अपने आसपास नेगेटिविटी की जो चीजें हैं वो आपको ऑब्जॉर्व, अपनी तरफ खींचती हैं। एंड मैंने कुछ उटपटांग चीजें की इस दौरान, और उसके बाद समझ में आया कि साला मौत भी अपने हाथ में नहीं है, डेस्टिनी तो दूर की बात है। और जब ये समझ में आया, लास्ट स्टेज एक्सेप्टेंस, तो एक नया वीरेन पैदा हुआ। नया वीरेन में ये बात को समझा, भगवान जो है आपको उंगली पकड़ के नहीं उठाएगा आपकी स्थिति से। भगवान आपको अपने हाथ में उठा के, बेटा ये लो, कुछ नहीं करने वाला, ये मुझे अपना रास्ता ढूंढना है। भगवान मुझे हिम्मत देगा और अपने आप किसी मुकाम पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है
मेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, कर्म के अलावा कुछ नहीं है। परफेक्ट। तो कर्म करो। ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? मैं अपने ऑप्शंस को देख रहा था कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो बहुत लिमिटेड चीजें मेरे सामने दिखी मुझे। मेरी आईज में ये प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो सेंटर विजन है, हम जब किसी को देखते हैं, हम किसी की तरफ फोकस कर रहे होते हैं, तो जो सेंटर होता है वो डेड था मेरा। सो अब मेरे पास विकल्प ये था कि मुझे चार्ज वापस लेना था अपनी जिंदगी का, कि मैं जो कि पिछले 2 सालों से चार दीवारी में बंद था, मुझे इस दीवार को तोड़ के बाहर निकलना था। मैं हर काम अपने फादर के कंधा पकड़ के या हाथ पकड़ के कर रहा था, तो मुझे अपने आप कुछ करना, ऐसा कुछ करना था कि मैं चार दीवारी से बाहर निकलूं और अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन करूं। अब कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैंने एक बहुत ही स्टूपिड, मेडिकल टर्म में बहुत स्टूपिडिटी मानी जाती है ये बात, बट मैंने क्या किया, एक कॉलेज के जमाने में से मेरा एक स्कूटर पड़ा हुआ था, गैराज में पार्क था, जिसकी चाबी मुझे पता थी कहां पड़ी हुई है। मैंने आराम से उसकी चाबी उठा के उस स्कूटर को लगाया, स्टार्ट किक लगाया, 45 मिनट के लिए मैंने वो स्कूटर ड्राइव किया। और कैसे किया ड्राइव? स्कूटर ड्राइव करने के लिए आंखों के लिए सिर्फ 10% डिपेंडेंट था, जो मैं समझ पाया। बाकी मेरे कान, मेरा नाक, मेरे हाथ, हवा, दिमाग, सब कुछ काम इकट्ठे करते हुए एक एकजुट होके एक टीम की तरह काम करना शुरू हुए। सुपर्ब। And after 45 minutes, I came back, parked my scooter, came to my room, and I slept. And I slept for 2 days. My God. And a new variant was born. कुछ ही दिनों बाद मैंने एक मोटरसाइकिल खरीद के मैं घर ले आया, पहाड़ों में जाने के लिए। जो फौज की एक तमन्ना थी कि पहाड़ों में रहेंगे और भारत को, इंडिया के वो पार्ट को देखेंगे नेचर के साथ पहाड़ों में, मैंने कहा जो खोया हुआ ड्रीम है अब मैं पूरा करूंगा। सुपर्ब। और उस मोटरसाइकिल पे बैठ के मैंने फर्स्ट राइड मनाली की, मनाली के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद स्पीति, स्पीति के बाद साच वैली। इन सब पहाड़ों को मैंने अपने बाइक पे एक्सप्लोर किया विद व्हाटएवर लिमिटेड आईसाइट आई हैड। हमारा एक शरीर ऐसी चीज है, अगर आप इसको पुश करोगे लिमिट पे, ये आपको मदद करेगा, आपका शरीर और आपका दिमाग, एंड ऑफ कोर्स भगवान। जब मैं हर टाइम अपने वो मोटरसाइकिल में निकलता था और अपने आप को एक लिमिट तक पुश करता था, इन टर्न दिमाग भी रिस्पॉन्ड देता था। अगर मैं उस टाइम घर बैठ जाता और मैं एक्सेप्ट कर लेता ब्लाइंडनेस को और कि मैंने कुछ नहीं करना, तो मेरा दिमाग और मेरे शरीर में भी हथियार डाल देते थे। तो वहां से वो फोटोग्राफी वो कैसे शुरू हुई? तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार मैं कितने 8 साल से मैं ये चीजें कर रहा हूं, तो आई शुड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग माय ट्रैवल्स, आई शुड डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नीज। ब्लॉग लिखने के टाइम पे मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि मेरे पास कोई मेमोरीज के लिए फोटोग्राफ नहीं है। और ये उन दिनों की बात है जब ये हमारे फैंसी कैमराज नहीं होते थे, मोबाइल कैमराज नहीं होते थे। सो आई स्टार्टेड लर्निंग फोटोग्राफी ऑफ माई ओन बिकॉज ऑफ बैड आईसाइट। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक चीज समझ में आई, जिंदगी की जो छोटी छोटी चीजें उसका कोई मतलब नहीं होता। आई स्टार्टेड लर्निंग टू सी द बिगेस्ट पिक्चर ऑफ लाइफ, क्योंकि छोटी चीज तो दिखती ही नहीं थी। दिखता था तो बड़ा सा सूरज दिखता था तो बड़े बड़े पहाड़ दिखते थे, लेकिन रास्ते के छोटे छोटे गड्ढे, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल नहीं दिखती थी। सुपर्ब। तो जब फोटोग्राफी की बात आई तो मैंने कहा करेंगे तो लैंडस्केप फोटोग्राफी करेंगे, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक ये टाइम आया कि कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक होने शुरू हो गए, मैंने अपने ब्लॉग में डालना शुरू किए, तो कुछ फोटोग्राफ्स पिकअप भी हो गए एज फोटो ऑफ द ईयर। कुछ मैगजीन ने बढ़ावा दिया, कुछ वेबसाइट्स ने उनको पिकअप किया, अप्रिशिएशन आनी शुरू होगी। एंड 2014 में मुझे एक कंपनी ने लैंडस्केप फोटोग्राफी करने के लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट करने का इनवाइट दिया पहाड़ों पे। Were they aware that you are not having a perfect vision? तो जरूरत क्या है लोगों को बताने की। Amazing, superb. So
लेकिन दैट इज द कॉन्फिडेंस, दैट इज द द आयरनी ऑफ लाइफ, कि जब सोचा था कि जिंदगी खत्म हो गई है तब सामने से कुछ दिख नहीं रहा था, और जब सोचा कि अब जिंदगी जीनी है तो एक विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को फोटोग्राफी वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा है 14,000 फुट की ऊंचाई पे ऊपर। तो वीरेन, एक समय वो था व्हेन दैट जेंटलमैन कैडेट वाज अबाउट टू गेट पिप्ड लाइक एन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, जिसने एक तरीके से तिरंगे को लेके देश को लीड करना था लाइक एन ऑफिसर, है ना। और वो स्थिति से देयर केम ए टाइम जब आप अपने खुद को लीड नहीं कर पा रहे थे, और आज वहां से आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पे एस्टैब्लिश हैं। ये दोनों एक ऑपोजिट सिचुएशंस कैसे हुई और वो इंसिडेंट क्या था? मैं अपने पेरेंट्स के साथ ब्लाइंड स्कूल पहुंचा, जहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया बाकी अपने साथियों के साथ, और मुझे ये बोला गया कि चौक एक ब्लाइंड क्या क्या कर सकता है, अब इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मुझे बताया गया पहला जो सबसे है वो है चौक बनाना, दूसरा है बैंत की चेयर बुनना, और उसने कहा कल से आप आ जाइए, आपको ये स्वाभिमान को वापस लेने के लिए ये कार्रवाई की जाएगी एंड आप उससे अपनी आजीविका अर्न कर सकते हैं। तो घर आके मैं बहुत परेशान हुआ, सो आई डिडंट एक्सेप्टेड इट। ऐसे नहीं, 2002 में इंडिया एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहा था, और आज अब मुझे ये बोला जा रहा है कि आप चौक बनाएंगे। किस जमाने की बात कर रहे हैं? मैंने इस आइडिया को रिडिक्यूल करके, बिल्कुल ही परे करके, मैंने ये सबको बोल दिया था इसके ऊपर बात ही नहीं की जाएगी। मैं अप्लाइड फिजिक्स की तरफ बहुत काम करता था बचपन में, और कॉलेज में मेरे पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट भी था। फौज से कुछ पैसे मिले थे, उससे उन पैसों से कंप्यूटर्स का स्पेयर पार्ट्स मंगवाए। I said I'll make my own computer, I'll assemble a computer। तो मैंने एक पहला कंप्यूटर बनाया अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए। सीपीयू जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, कोई 300-400 पिन होती हैं उसके नीचे, वो एक ही तरीके से अपने स्लॉट पर बैठता है। तो मैं अपने उंगलियों से पहले टच करके ये समझता था कि ये कैसे बैठेगा, रैम कहाँ जानी है। मेरे पास आईज नहीं थी लेकिन मेरे पास हाथ थे। आफ्टर मेकिंग दिस कंप्यूटर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एक्सेसिबिलिटी। उस जमाने में एक्सेसिबिलिटी इंडिया में नहीं सुनने को मिलती थी, बट विंडोज 2000 ने पहली बार विंडोज मैग्नीफायर करके एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था। एंड मेरे डॉक्टर ने शंकर नेत्रालय में मुझे एक डिवाइस दी थी, अगर मुझे बुक पढ़ने की जरूरत पड़ जाए तो क्या करना है। प्लस फिलिप्स ने उस टाइम पे टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, वो मैंने इंस्टॉल किया। इसके बाद मैंने एक आईटी कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट की। आई स्टार्टेड कंसल्टिंग पीपल, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स टू ऑटोमेट देयर ऑफिसेस। और आहिस्ता आहिस्ता एक ये इमेज बन गई अमृतसर में कि अगर कोई कुछ आईटी में कहीं कोई फंसा है तो दिल्ली से अगर रिसोर्स पर्सन बुलाना है तो बेटर है कि वीरेन को बुला लो, ये टाइम जरूर लेगा लेकिन करके दिखा देगा। ग्रेट। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं पॉपुलर थोड़ा सा हुआ, एंड फिर एक टाइम आया, आई एम थैंकफुल टू दिल्ली पब्लिक स्कूल अमृतसर। दे गेव मी माय फर्स्ट बिगेस्ट ब्रेक ऑफ डिजिटाइजिंग द एंटायर स्कूल, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। इस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा और वो कैसे ओवरकम किया? पहला जो एक बायस बनता है हमारी तरफ, वो ये बनता है ये नहीं कर पाएगा। अरे उसको मौका तो दिया ही नहीं आपने ना, आपसे अच्छा करके दिखा देगा वो। आजकल की जो सिचुएशन है कोविड में, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के फेलियर्स देख रहे हैं जिंदगी में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? I always say success is a lousy teacher because वो आपको कुछ सिखाती नहीं है। सिखाता कौन है? फेलियर्स। जब आप गिरते हो और फिर खड़े होते हो, फिर गिरते हो, फिर खड़े होते हो, तो जो सीख इसमें से निकल के आती है वो सक्सेस से कभी नहीं निकल सकती। कोविड
के साथ जो जुड़ी हुई चीजें जो लोगों को अभी परेशानी हो रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गिरना एंड फिर खड़े होने का प्रोसेस. So on Saturday 12th, you have completed your 44th year, I guess. Yes, sir. So almost 21 years of your life when doctor had told you that you have only 6 months of life more. Sir. So which part of your life you cherish more? Definitely, I would say after life after OTA. बुरा सा बुरा वक्त आता है अगर, तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत आसान लगता है अब. और जो एक वीरेन जो ओटीए से पहले था, तो उसके हाथ में भी अगर चोट लग जाती तो लगता था कि पता नहीं कब बहुत बड़ी बात हो गई. या मार्क्स कम आए कॉलेज में तो बहुत बड़ी बात हो गई. लेकिन आज समझ में आता है ये तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं एंड जिंदगी का मायने से बहुत परे है. How do you get inspired in your weekdays? Weekdays are upage of our mind. It is just play of our emotions. True. And we realize it is a weekday. ये हमारा इमोशनल लोचा है दिमाग का जो हमें बोलता है ये वीकडे है. Super way to handle things because it's a part and parcel of life. Thank you so much, Viren, for being with us on this show. और ये जो आपने नेवर से डाई एटीट्यूड हमारे साथ आज शेयर किया है, आई एम श्योर इससे ऑडियंस को, देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत ज्यादा होप मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो एंड जय हिंद वीरेन. तो ये थे वीरेन मित्तर, जिससे आज मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे सुनने वालों को वो आशा की किरण दिखी होगी जिसके वो इंतजार में थे. जिंदगी किसी भी तरफ कभी भी रुख मोड़ सकती है और ये उसकी मिस्ट्री ही सबसे बढ़िया चीज है. जिस दिन हमने इस तरीके से जिंदगी को जीना सीख लिया, उस दिन हम उस मिस्ट्री को के इंतजार में रहेंगे और जिंदगी को गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे. इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं कि अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नए इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ इन दी नेवर से डाई सीरीज. तब तक अपना ख्याल रखिए. जय हिंद, भारत माता की जय.